तरह से हरियाणा की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो जाटलैंड सोनीपत लोकसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। मोदी लहर के बावजूद भी सोनीपत में फिलहाल कुछ बहुत ज्यादा बढ़त बीजेपी को देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर हम और राज्यों पर चर्चा कर लें तो और राज्यों में बीजेपी हालांकि दिल्ली में जरूर बढ़त बनाए हुए और शुरू से यही रुझान सामने आ रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी स्थिति गड़बड़ाई हुई नजर आ रही है। जिस तरह से योगी लहर मानी जा रही थी, मोदी योगी की जोड़ी को प्रमोट किया जा रहा था, हालांकि बहुत ज्यादा यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है वो असर। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नेक टू नेक मामला चल रहा है। चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए है बेहद, क्योंकि सपा यहां पर 34 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बीजेपी की बात करें, चूंकि सुशासन को लेकर के भी तस्वीरें सामने आ रही थी, सुशासन के नाम पर भी योगी सरकार को लगातार यही कहा जाता रहा है कि सुशासन के मामले में योगी सरकार की एक अपनी अलग मजबूती है। हालांकि जितनी भी उपलब्धियां यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को मिली हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अब केंद्र को फायदा पहुंचाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। केंद्र की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में केंद्र को कुछ खास फायदा उत्तर प्रदेश से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी में 34 सीटें बनी हुई हैं, सपा को 35 सीटें मिली हुई हैं, जबकि कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं। वहीं अगर हम हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं तो 10 लोकसभा सीटों में दिलचस्प ये होता जा रहा है कि कभी बीजेपी आगे है और कभी कांग्रेस आगे है। आम आदमी पार्टी में हालांकि एक सीट जरूर आई थी बीच में, लेकिन अब फिलहाल वो सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते से जाती हुई नजर आ रही है। मामला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अटका हुआ है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार बने हुए हैं। महेश जी, हरियाणा का आंकड़ा बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, नतीजे तब्दील होते जा रहे हैं, रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नेक टू नेक मामला शुरुआत से ही चल रहा है। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार 10 की 10 लोकसभा सीटें निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नहीं दिख रही हैं, और वही आंकड़ा अब सामने आ रहा है। कभी बीजेपी 4 और कांग्रेस 6, और कभी कांग्रेस 6 और बीजेपी 6 और कांग्रेस 4, इन्हीं में बात फंसती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम की सीट पर अभी भी पेच अटका हुआ है राव इंद्रजीत और राज बब्बर के बीच में। महेश जी, लगातार हम ये बात कह रहे थे कि बेहद दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। 50,000 से कम वोटों से हार या जीत का फैसला जो है वो किया जाना है। 20-30 हजार का अंतर रहेगा, ये भी हम मानकर चल रहे थे। और अमूमन अगर पूरे चयन को समझने की कोशिश करें तो ज्यादातर जो कड़ी टक्कर का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि यह गठबंधन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने जा रहा है, और 10 की 10 सीटें जीतने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस दावे में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। कड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल रही है, और चुनाव परिणाम उसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दर्शकों को सबसे अहम जानकारी मैं ये दे दूं कि हिसार सीट पर जयप्रकाश की जीत लगभग सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। आगे जिस तरीके का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और आगे वोटिंग पैटर्न को अगर हम समझने की कोशिश करें, जो काउंटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो आगे ग्रामीण क्षेत्र अब बाकी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जयप्रकाश के लिए इससे आगे किसी भी तरह की परेशानी, कोई चुनौती नहीं होगी। अब तक का जिक्र करूं तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश 24,127 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह चौटाला से आगे चल रहे हैं। और रणजीत सिंह चौटाला जो है मतगणना केंद्र से यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो मतगणना केंद्र के बाहर जो है इकट्ठा हुए हैं, और आतिशबाजी का जो माहौल है वो हिसार में इस वक्त महसूस किया जा सकता है। हर तरफ आतिशबाजी यहाँ पर कांग्रेस समर्थकों की तरफ से की जा रही है, और बड़ी तादाद में ये लोग जो हैं पहले बैरिकेड के बाहर जो है इकट्ठा हुए हैं। 24,127 वोटों की लीड के साथ जेपी इस वक्त बने हुए हैं, और माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की काउंटिंग अभी बाकी है। वो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर ये माना जा रहा है कि जेपी के लिए वोटों का खजाना जो है वो निकलने वाला है। तो ऐसे में अब उनकी जीत को लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं बची, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला यहाँ काउंटिंग सेंटर से निकल चुके हैं। भीड़ के बीच से होकर वो गुजरे हैं, पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें निकाला गया है। यहाँ स्पष्ट रूप से ये नजर आ रहा है कि अब जेपी की जीत में किसी भी तरह की परेशानी जेपी को नहीं आएगी, यानी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में हिसार सीट भी जाती हुई नजर आ रही है। और जिक्र हम पूरे हरियाणा का कर रहे थे तो चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे कमजोर कड़ी जो माना जा रहा था वो दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल सीट पर माना जा रहा था, लेकिन वहां पर भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्यजनक जो आंकड़ा है वो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर हासिल नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर
कहा जा सकता है कि बाकी जो 9 सीटें हैं कड़े मुकाबले में इस वक्त तो देखने को मिल रही है। और फाइनल जो नतीजा निकलकर सामने आएगा, मुझे लगता है कि गुरुग्राम सीट पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और नजर आ रहा है महेश जी, क्योंकि सुबह से ही हम इस चीज को लगातार बयां कर रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है और ये चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए। इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि शायद बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी जनता से नहीं जुड़ पाई है, या कांग्रेस में कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की मेहनत है, ये मामला नेक टू नेक आखिर क्यों फंसा हुआ है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, ये मामला नेक टू नेक है, ये तो जग जाहिर हो गया है, लेकिन अब ये इतना बेहद चुनौतीपूर्ण मामला बीजेपी के लिए आखिर क्यों हो रहा है। हमें पता था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण कुछ सीटें हो सकती हैं, लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, बिल्कुल नेक टू नेक मामला चल रहा है। अगर एक भी सीट ऊपर नीचे होगी तो शायद बीजेपी के हाथ से सीटें चली जाएंगी, लेकिन ये इसके पीछे की आखिर बड़ी वजह क्या रही। इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपनी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। करनाल की अगर हम चर्चा करें तो मनोहर लाल, जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, निश्चित तौर पर राजनीति में उनकी अपनी पैठ है, लेकिन जनता से कनेक्शन में कहीं ना कहीं कमी देखी गई। यही वजह है कि जनता का विश्वास शायद बीजेपी से डगमगाया, और इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी मेहनत की गई। काफी लंबे चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों को सामने रखा गया, और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन का फायदा भी कांग्रेस को मिला है। देखिए प्रगति, कई चीजें संकेत साफ हो गए हैं। पहला तो मैं ये कहूंगा, पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, तो आप देखिए किसान आंदोलन, मेरे को लगता है बहुत असर उसने अब प्रमाणित कर दिया कि किसान आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा में असर दिखाया है। इसी वजह से बीजेपी मुश्किल में फंसी है। दूसरी बात, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुद्दे बहुत सारे थे। किसान आंदोलन था, जट सिखों की नाराजगी थी। मैं जब पूरा हरियाणा घूमा, मेरे को लगा जट सिख जो शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसान आंदोलन का असर था। फिर एक जाट कम्युनिटी के लोग एक जिद पर अड़े हुए थे कि हमने खिलाफ वोटिंग करनी है। हालांकि बीजेपी को वोट मिले हैं, लेकिन वो था कर्मचारी वर्ग सरकार के खिलाफ था। उसके अलावा महिला खिलाड़ियों वाला मसला था। जो यमुनानगर की बात करें, वहां पे छछरौली है, पानीपत में समालखा विधानसभा है, और नूह मेवात में जो मुस्लिम आबादी है वो भी छिटकी हुई है। पहले भी वैसे नहीं माना जाता कि बीजेपी को समर्थन देते रहे वो लोग। बहुत सारे कारण एक साथ थे। दूसरा, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो शायद अपनी ईगो में रहे, मोदी जी के सहारे चलते रहे, उनकी गाड़ी चलती रही कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वो शायद इसी भूल भुलैया में पड़े रहे। यही वजह है कि बीजेपी मुश्किलों में फंस गई। जो 2019 के चुनाव में जो सीटें लाखों के अंतर से जीती गई थी, आज हजारों के अंतर से हार जीत टिकी हुई है, और हर सीट पे बीजेपी फंसी हुई है। अभी जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, आप देखिए 50-50 मामला लग रहा है कि 4-5 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। अगर 4-5 से ज्यादा नहीं है तो 4-5 सीटें कांग्रेस ले रही है। कम से कम ये कहना होगा, जो आज मतगणना हो रही है, बीजेपी के नाक में दम किया हुआ है कांग्रेस से, मैं ये कहूंगा, क्योंकि हर सीट पर छकाया जा रहा है पार्टी को। उसकी वजह ये है कि लोगों की नाराजगी, रिजेंटमेंट और रिएक्शन ज्यादा थी। बीजेपी शायद उसको रियलाइज नहीं कर पाई। उनको पता था, लेकिन उनको शायद मोदी चेहरे पे ज्यादा भरोसा था। लेकिन मोदी जी भी कब तक इनका सहारा बनेंगे, जब तक ये खुद परफॉर्म नहीं करेंगे। पब्लिक कनेक्ट इनका कम रहा है, थोड़ा ईगो वाली प्रॉब्लम थी, सुनवाई नहीं की, भ्रष्टाचार दफ्तरों में मुद्दा था। बहुत सारे कारण, हरियाणा की बात करूं, बहुत सारे कारण थे जिस वजह से बीजेपी को ये डेंट लगता हुआ दिख रहा है। और मनोहर लाल जी की जहां तक बात करें, मनोहर लाल जी खूब जीत रहे हैं, लेकिन शायद उनके समर्थकों, उनको चाहने वालों को इस बात का अफसोस होगा कि मनोहर लाल तो जीत रहे हैं, लेकिन पार्टी मुश्किल में फंस गई है हरियाणा में। शायद वो उतनी खुशी ना मना पाए। और पानीपत की बात करूं, 4 विधानसभा में नेता कह रहे थे, जो एग्जिट पोल थे, कि वंटलो लड्डू के ऑर्डर दिए गए थे। मैं बता रहा हूं आपको कि वंटलो, शायद लगता है वो टोकरों में ही लड्डू आएंगे, क्योंकि उतनी खुशी की बात नहीं रही। मनोहर लाल जी जीत रहे हैं, लेकिन बाकी जगह सीटें फंस गई हैं, पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। तो अधूरी खुशी बीजेपी की मैं मानूंगा जो उनके सामने आई। जी बिल्कुल, दोहरी खुशी जरूर देवेंद्र जी बीजेपी के लिए, लेकिन महेश जी चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि बीजेपी में आखिर कमी कहां रह गई, क्योंकि जिस तरह से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। हालांकि हम इस बात पे चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि शायद 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में नहीं जाएंगी, लेकिन अभी मामला बिल्कुल 50-50 का बना हुआ है, जहां एक बार बीजेपी के पास 6 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के पास 4 जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे ही मिनट में कांग्रेस के पास 6 सीटें चली जा रही हैं, बीजेपी के पास 4 सीटें जा रही हैं। ये मामला अभी भी 50-50 का बना हुआ है। पेच अभी भी फंसा हुआ है, गुरुग्राम सीट पर पेच फंसा हुआ है, राजबब्बर और राव इंद्रजीत में। तो आखिर क्या वजह रही, क्या कमी रह गई बीजेपी में कि ये मामला अब चुनौतीपूर्ण और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है? क्या बीजेपी इससे पार पा पाएगी? क्योंकि